Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट जनरली लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉहर्स मॉडल डिस्कस किया था और बॉहर्स मॉडल में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से बॉहर्स ने रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को रिमूव किया, यानी मैक्सवेल की लिमिटेशन को रिमूव कर दिया था। मैक्सवेल ने कहा था कि कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी को गेन करता है, लूज़ करता है, और गेन करता है तो वो बाहर जाना चाहिए था, और लूज़ करता है तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिरना चाहिए था। लेकिन बॉहर्स ने प्रूव कर दिया था, हमने बॉहर्स मॉडल में पढ़ा अभी लास्ट क्लास में, कि उसने प्रूव कर दिया था कि ना तो एनर्जी को लूज़ करता है ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करते हैं, वो एक डेफिनेट एनर्जी के साथ डेफिनेट पाथ पर रिवॉल्व होते रहते हैं। और ये मैक्सवेल की थ्योरी जो थी उसको लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट लिमिटेशंस जो थी रदरफोर्ड की वो था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्या है आज हम लोगों को डिस्कस करना है, और हमारा आज टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारा क्या रहने वाला है आज का टॉपिक। तो बच्चे सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो हमारी ये विजिबल लाइट है, जो वाइट लाइट है, जब ये किसी प्रिज्म पर या किसी सरफेस पर पड़ती है तो इससे 7 कलर बाहर निकलते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उस 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो एटलीस्ट पहले हम लोगों को स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, तभी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर पाएंगे। तो स्पेक्ट्रम क्लियर होता है। स्पेक्ट्रम क्लियर होने के बाद बारी आई कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, यानी हाइड्रोजन के लिए उस समय वर्क चल रहा था, तो बॉहर्स ने हाइड्रोजन के लिए एक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। कैसे किया, तो उन्होंने प्रैक्टिकली देखा। उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने एक कंटेनर के अंदर कोई गैस ली, एक कंटेनर के अंदर कोई गैस ली और गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर थे और उसको हीट करा, यानी एनी हाउ उसको एनर्जी मिली, यानी हम कह रहे हैं कि हीट की फॉर्म में उसको एनर्जी मिली, तो उसमें से एक रेडिएशन बाहर आया, उसमें से एक वेव्स का रेडिएशन बाहर आया, वेव की फॉर्म में रेडिएशन बाहर आया, और जब वो एक सरफेस पर पड़ रहा था तो एक्चुअल में यहाँ एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा था। लेकिन ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा चेंज स्पेक्ट्रम था। मींस स्पेक्ट्रम में तो क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम अगर बन रहा है तो विबग्योर होना चाहिए। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड निकलने चाहिए। लेकिन यहाँ से जो रेडिएशन, यानी यहाँ से जो वेव्स निकल रही थी, और वेव्स निकल रही थी वो क्या कलर इमिट कर रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कुछ कलर्स हमें मिल रहे थे और कुछ कलर हमें नहीं मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहना कहूँ कि यहाँ पर हमें ब्लू मिल रहा था, ग्रीन मिल रहा था, रेड मिल रहा था, ब्लू मिल रहा था, ग्रीन मिल रहा था, रेड मिल रहा था, और दूसरे कलर इनमें से नहीं मिल रहे थे। या मैं कहूँ कि चलो इंडिगो भी मिल रहा था और दूसरे कलर हमें नहीं मिल रहे थे। तो जो कुछ कलर यहाँ पर वेव्स, कुछ वेव्स जो निकल रही थी वो कुछ कलर इमिट कर रही थी और कुछ कलर्स हमें नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ जो एक स्पेक्ट्रम बन रहा था वो नॉर्मल स्पेक्ट्रम नहीं था। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम था वो कैसा था, यहाँ जो स्पेक्ट्रम था, यानी यहाँ जो कलर का, कुछ कलर्स का स्पेक्ट्रम बन रहा था और कुछ कलर का स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था। मीन्स यहाँ कुछ कलर का स्पेक्ट्रम बन रहा था और कुछ कलर का स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, और इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला गया, इसी स्पेक्ट्रम को बोला गया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम नॉर्मल स्पेक्ट्रम से क्या था, डिफरेंट था। उसका रीज़न क्या था कि नॉर्मल स्पेक्ट्रम से डिफरेंट होने का रीज़न है कि नॉर्मल में तो 7 कलर दिख रहे थे, लेकिन जब किसी गैस को प्रैक्टिकली बॉहर्स ने देखा कि गैस पार्टिकल्स को जब हीट करा तो उससे जो रेडिएशन आ रहा है और उस रेडिएशन जो कलर डेवलप हो रहे हैं वो विबग्योर नहीं हो रहे हैं। कुछ कलर डेवलप हो रहे हैं, कुछ कलर डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोला गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। अब ऐसा क्यों हो रहा था और कैसे हो रहा था उसकी बात करते हैं। तो पहली बात कि ये जो वेव्स यहाँ से निकल रही थी, यहाँ से जो वेव्स निकल रही थी, उन वेव्स को कहा कि इन वेव्स के पास एक वेवलेंथ है, एक स्पेशल वेवलेंथ है, और इन वेव्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया। यानी अब इलेक्ट्रॉन, अभी तक हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। अब क्या था कि इलेक्ट्रॉन जा तो बाहर रहा है एनर्जी को गेन करके, लेकिन जब एनर्जी वो वापस आ रहा है तो वापस आने पर वो एक तरीके का रेडिएशन इमिट कर रहा है, एक तरीके का रेडिएशन इमिट कर रहा है। और वो जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। कैसे किया तो वो देखते हैं। अब सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी हमने कहा कि बॉहर्स ने क्या किया था, गैस को वो हीट कर रहा था। तो गैस के पार्टिकल्स भी तो क्या है, एटम है। जैसे हाइड्रोजन गैस होगी तो एटम्स हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होगा, और उसके बाद क्या हो रहा होगा, उसके बाद शेल्स तो और भी होंगी जो खाली ब्लैंक होंगी।
तो जैसे ही इसको हीट किया गया होगा, एनर्जी दी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, हमने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा होगा। और जैसे जैसे ये एनर्जी गेन करेगा, हमें पता है, हमने अभी पीछे पढ़ा था, अभी बोहर्स मॉडल में पढ़ा था कि हर शेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। यहाँ सबसे कम एनर्जी लेवल होता है, कितना था अगर आपको याद हो तो बताइए कितना था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एनर्जी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड एनर्जी लेवल यानी हर शेल का अपना एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। तो एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल कितना था, 13.6 के बाद कितना पहुंचे थे हम, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एनर्जी लेवल कितना था, तो हमारा था -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम फोर्थ की बात हम लोगों ने वहाँ करी थी तो वहाँ माइनस का साइन लगाया नहीं था, आप लोग देख लेना, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आगे बढ़ रहा था और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो क्या था कि जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हम हीट करें तो ये गैसेस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा और जब तक इतनी एनर्जी नहीं हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये यहाँ से जंप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं जंप करने के लिए, शेल तो यहाँ पर है, तो शेल यहाँ पर है, तो इसको कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी के डिफरेंस, जब वो इतनी एनर्जी का डिफरेंस उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो यहाँ पहुँच जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और अगर सपोज करो और एनर्जी मिली तो हो सकता है वो यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, बोहर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या नेचर में, ये नेचर भी एक नेचुरल फिनोमिना है कि कोई भी अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाता है। जैसे कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम बहुत पूरे दिन पूरे साल गुस्सा नहीं रहते हैं, हम गुस्सा होते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, लड़ते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाते हैं, यानी एक्साइटेड से वापस नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसने एनर्जी जो गेन करी है हीट की फॉर्म में, एनर्जी गेन कर ली और ये वापस क्या होगा, ये स्टेबल होने के लिए यानी क्या करेगा, ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए तो उसने एनर्जी को गेन करा था और वापस आने के लिए उसने वो एनर्जी लूज़ करी, और वो जो एनर्जी लूज़ करी वो एक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करी। क्या कहा बोहर ने कि वो जो एनर्जी लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, वो एक रेडिएशन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इस रेडिएशन को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है और इस तरीके की जो वेव्स निकल रही थी, इन वेव्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी अब उसने क्लियर कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो वेव्स की फॉर्म में होती है। और कौन सी वेव्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इनकी एक हर वेव की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं कहूँ तो अल्ट्रावायलेट रेज भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी इसी का पार्ट है, ठीक है, यूवी रेज, IR रेज, ठीक है, और हमारी जो नॉर्मल रेज है, वाइट लाइट है, सब इसी का पार्ट है, इसी का कॉम्बिनेशन होती हैं। तो हमें पता है कि जब कोई चीज़ वेव्स की फॉर्म में चल रही है तो बोहर्स ने कहा कि अगर वो वेव्स की फॉर्म में चल रही है तो उनके पास एक लैम्डा भी होगा, यानी उनकी वेवलेंथ भी होगी, और वेवलेंथ होगी तो उनके पास कोई एनर्जी भी होगी। तो उन्होंने कहा ये जो वेव्स इमिट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होती हैं, और इनके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इन वेव की एनर्जी होती है hc/λ। इनकी कितनी होती है एनर्जी, hc/λ होती है। अब ये जो hc/λ है, आपको पता है h क्या होता है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है और c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट क्लास में बताई थी 6.626 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड, और स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, अगर अब हमें एनर्जी निकालनी हो और हमें लैम्डा दिया हो या हमसे लैम्डा पूछे और एनर्जी निकालनी हो, या एनर्जी दी हो लैम्डा पूछे किसी वेव का, तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू ये रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे और लैम्डा निकाल लेंगे, या फिर e की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा निकाल लेंगे। तो हमें तो ये पता है ये दोनों वैल्यूज़ तो क्या है, फिक्स, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार ही मल्टीप्लाई कर लें और जितने भी न्यूमेरिकल में आएगा एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में हम इसे बार बार यूज़ कर लें। तो h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 इंटू 3 × 10⁸ को जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास वो कितना आता है 12375। तो यही फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं हम शॉर्ट ट्रिक में, यानी जल्दी से हमारा आंसर आ जाए। तो एनर्जी ऑफ वेव इज इक्वल टू 12375 अपॉन क्या, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम में हमारी वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो बार बार हम h और c की वैल्यू ना रख के डायरेक्ट ही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि सॉल्व करके यही वैल्यू आती है। तो
अभी हम आते हैं यहाँ पर, तो ये रेडिएशन क्या था, एक्साइटेड स्टेट से वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक रेडिएशन शो करता है, और ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं, और जब ये रेडिएशन निकलता है तो कलर्स की फॉर्म में निकलता है, और इसी कलर्स के रेडिएशन को क्या बोला गया, और जब ये रेडिएशन निकलता है तो बहुत सारे कलर्स निकलते हैं। अभी बताया था कि वो विबग्योर नहीं बनाते हैं, कुछ कलर्स मिलते हैं और कुछ कलर्स नहीं मिलते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी को गेन करता है, तो वो हमारे ग्राउंड स्टेट से जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो क्या होता है, वो विजिबल रीजन से होकर गुजरता है, और हमारा विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम 7 कलर्स होते हैं, तो हमारे विजिबल रीजन से वो जितने कलर एब्जॉर्ब कर पाता है वो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो कलर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो जब वो वापस आ रहा होता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। तो जितने कलर वो अपने पास रख पाता है, जितने कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो तो कर लेता है, लेकिन जितने कलर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता स्पेक्ट्रम से, जो वेव्स हम या ये कहें कि जो वेव्स को वो कंज्यूम नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन लूज करते समय, जितने लूज कर देता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर कलर मिलने लगते हैं, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में कलर मिलने लगते हैं जो कि रेगुलर नहीं होते, यानी 7 कलर नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो जो कलर हमें मिलते हैं और जो स्पेक्ट्रा यहाँ पर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। ऐसा स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रा, और हमारे सिलेबस में ये इमिशन स्पेक्ट्रा पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार दोबारा समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो ये हमारे विजिबल रीजन से होता हुआ जाता है, और हमारे विजिबल रीजन में विबग्योर से, वाइट लाइट से जितने कलर कंज्यूम कर लेता है उतने तो कर लेता है, जो कलर ये कंज्यूम नहीं कर पाता है तो वो कलर ये रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ देता है, और वही हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन वो रेगुलर स्पेक्ट्रम नहीं होता है, उसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और इस केस में ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। जब इमिट कर रहा है, रेगुलर कलर 7 कलर ना इमिट करके कुछ कलर देता है, उसी को क्या बोला जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। क्लियर होती है बात। तो इस तरीके से उसने सारी बातें क्लियर करी बोहर्स ने कि जब गैसियस पार्टिकल्स को एनर्जी दी जाती है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होने पर वो कुछ रेडिएशन शो करते हैं, लेकिन वो रेगुलर रेडिएशन नहीं होता है। तो जिस तरीके का रेडिएशन शो होता है उसको स्पेक्ट्रा बोला जाता है, उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर आ रहा है तो ऐसे स्पेक्ट्रा को इमिशन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। और जो वेव्स उस समय निकल रही हैं, जो एक रेडिएशन निकल रहा है, जो कलर को फॉलो कर रहा है या कलर को शो कर रहा है, उस रेडिएशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और या फिर और वो जो वेव्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और अगर वो वेव्स होती है तो उन हर वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है, और हर वेव की वेवलेंथ होती है, तो ये वेव्स कितनी एनर्जी के साथ चलती हैं, तो hc/λ के साथ चलती हैं, बोहर्स ने बताया। और hc की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट रखते हैं, फाइनल रख के, तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। इतनी बात क्लियर होती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं इससे आगे थोड़ा सा आपको और बताता हूँ स्पेक्ट्रा के बारे में। देख लीजिए आप इसको एक बार। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ और हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अब क्या हुआ कि जब ये रेडिएशन हो रहा है, अब बोहर्स ने बताया कि जब ये रेडिएशन हो रहा है तो एक्चुअल में जब ये रेडिएशन हो रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिले कि वो केवल फर्स्ट शेल में ही जाए, यहीं आए। हो सकता है उसको इतनी एनर्जी मिले कि वो सेकंड में चला जाए, हो सकता है वो थर्ड में चला जाए, इतनी एनर्जी मिले कि वो यहाँ जंप कर जाए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और यहाँ जंप कर जाए, और जब वो यहाँ जंप करेगा तो वो यहाँ से वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। हो सकता है अगर उन्होंने यहाँ जंप करा तो यहाँ से आके एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो उसने कहा कि कुछ इस तरीके का फिनोमिना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से फोर्थ शेल में गया है और फोर्थ शेल से वापस आ रहा है तो कितनी एनर्जी के साथ आ रहा है और उसकी वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ के साथ आ रहा है, या कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन हो रहा है या इमिट हो रहा है। तो हमें वेवलेंथ को निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला डेरिवेट किया, वो हम करते हैं। चलिए, उसने कहा कि अगर सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन n1 से, किसी n1 शेल थी और वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, n1 से n2 में जा रहा है, n1 से कहाँ पहुँच रहा है, n2 में पहुँच रहा है। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, हम सपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, n = n2 से, यानी n2 से सपोज कर रहे हैं n1 में, यानी हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया था सेकंड वाली शेल में, अब वो यहाँ से वापस आ रहा है, तो बताइए कितनी वेवलेंथ के साथ आ रहा है। तो बोहर्स ने कहा अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है कि जब वो अपनी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से वो कहाँ आ रहा है,
अगर ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है तो उसकी कैसे वेवलेंथ फाइंड करेंगे। तो उसने फॉर्मूला बताया, उसने कहा कि एक्चुअल में उसको कितनी एनर्जी मिली होगी, इस एनर्जी यानी फर्स्ट शेल को मैंने बताया था आपको कितनी एनर्जी होती है, ये वाली फर्स्ट शेल है तो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितनी होती है माइनस के 3.4 वोल्ट। अगर ये यहाँ से यहाँ गया है तो इस एनर्जी का डिफरेंस, इतना एनर्जी के डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी मिली होगी। तो उसने कहा डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई फाइनल यानी ई N2 माइनस ई N1 होगा या नहीं होगा, यही तो डिफरेंस है एनर्जी का। अब अगर यही डिफरेंस है तो डेल ई की अगर हम बात करें तो चलिए अब डेल ई और एनर्जी, अभी हमने बोहर्स मॉडल में पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, एनर्जी के लिए 13.6 Z² अपॉन N², ये एनर्जी का फॉर्मूला आया था अभी बोहर्स मॉडल में हमने देखा था। तो N1 की एनर्जी कितनी होगी, माइनस के 13.6 Z² अपॉन ये क्या था N2 का स्क्वायर और ये क्या था N1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको आगे लिख लूँ और इसको पीछे लिख लूँ तो ये ऐसे हो सकता है कि 13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर हो सकता है। अब अगर मैं डेल ई एनर्जी का जो हम देख रहे हैं कितनी एनर्जी आएगी, तो डेल ई इज इक्वल टू अगर मैं 13.6 Z² कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। अब हमें पता है एनर्जी, अभी भी मैंने बताया था कि जो एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी किसके बराबर होती है, Hc ओवर लैम्डा के। तो क्या एनर्जी की जगह मैं लिख दूँ Hc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 Z² अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम। अब अगर ये कर लिया है तो अगर मैं इस फॉर्मूले में Hc से ही मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड और Hc से ही डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग Hc से मल्टीप्लाई कर दिया, Hc से ही डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। Hc ओवर लैम्डा इज इक्वल टू Hc से तो कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, और Hc से ही कर दिया डिवाइड, ठीक है, और इंटू Z² अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस Hc से ये Hc कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन Hc Z² अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। अब आप खुद देखिए 13.6 एक कांस्टेंट वैल्यू थी जो लास्ट टाइम आई थी और H एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं इस समय, कांस्टेंट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हो चुकी हैं तो इसको हम एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लें, 13.6 अपॉन Hc इज इक्वल टू होता है R, यानी हम कह सकते हैं 1 अपॉन Z इज इक्वल टू R Z² अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब यहाँ R जो है ये जो नया कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, तो ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। हालांकि इसकी वैल्यू याद करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं 1.0709 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स होती है। तो इस तरीके से हम ये हमारे पास एक फाइनल फार्मूला आ गया। अब हमसे पूछा जाता है कि अगर बताइए इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो बताइए उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ से आ रहा है, N2 क्या है हमारा फोर्थ, और कहाँ आ रहा है फर्स्ट में, तो N1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फोर्थ की वैल्यू यहाँ रखेंगे, Z हाइड्रोजन के लिए काम करना है तो 1 रखेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट ये रहा 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और इसको रिवर्स कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। और हमें पता है अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1 अपॉन लैम्डा वेव की, जब हमने एक चीज़ें पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी या आप पढ़ते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर होता है। तो आप चाहो तो इसको वेव नंबर भी इस तरीके से 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेव नंबर, अगर वेव नंबर पूछता है तो भी हम इस फॉर्मूला से कर लेंगे। तो बोहर्स ने ये फॉर्मूला दे दिया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके, किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करके फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है तो आपके लिए ये फार्मूला है। सेकंड एनर्जी लेवल यानी ये फोर्थ से आ रहा है तो यहाँ क्या रख देंगे, N2 की जगह 4 का स्क्वायर, कहाँ आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है तो
तो क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर। अगर वो फोर्थ से सेकंड में आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ 4 रख देंगे फाइनल n2, और कहाँ आ रहा है सेकंड में आ रहा है तो n1 की जगह 2 रख देंगे। z हाइड्रोजन के लिए था तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था तो 1, और r की वैल्यू आपके पास ये रही, और 1/λ आ जाएगा। जो वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा। अगर वो वेव नंबर मांगता है तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसने एक फॉर्मूला दे दिया स्पेक्ट्रम की फॉर्म में कि स्पेक्ट्रल लाइन्स के थ्रू जब वो रेडिएशन होता है तो उसका वेवलेंथ कितना है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए पहले आप इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। जब आपको ये, आप लोगों ने ये देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब आपने इसको देख लिया है तो इससे आगे की अगर हम बात करें तो और क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर बोहर्स ने बताया कि एक्चुअल में जब ये रेडिएशन होता है, यानी जब ये कोई एटम है और एटम के फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है, सो ऑन, क्या तक है, इन्फिनिटी तक है। तो हम इस एनर्जी लेवल को, ये जो एनर्जी लेवल है भाई, हमने देखा यहाँ 13.6 था, यहाँ पर माइनस के 3.4 था, यहाँ पर माइनस के 1.5 था, यहाँ पर माइनस के 0.85 था। तो हो क्या रहा है कि देखिए एनर्जी का गैप लगातार कम होता जा रहा है, कम 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 और कम, और लास्ट में इन्फिनिटी तक पहुँचेगा। ठीक है, तो एनर्जी का गैप, तो इन एनर्जी लाइन्स को मैं इस तरीके से लाइन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये n=1 है, ये पहले मैंने बड़ा गैप बनाया, n=2 है, फिर मैंने इससे थोड़ा सा कम गैप कर दिया, n=3 हो गया, क्योंकि गैप वहाँ कम होता जा रहा है वैल्यू का, यहाँ और कम कर दिया, n=4 है। इसी तरीके से अगर और होता तो ये 5 हो जाती, और का पास आ जाती, 6 वाली और पास आ जाएगी, 7 वाली और पास आ जाएगी, 8 वाली और पास आ जाएगी, 9, है ना, इन्फिनिटी तक ऐसे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये एनर्जी लेवल बना दिए, वही वाले एनर्जी लेवल मैंने यहाँ बना दिए, जिसकी एनर्जी लगभग इतनी होती है। आप लोग देखो हमने फाइंड करी थी लास्ट क्लास में 3.54 सॉरी। ठीक है, ये हो गया आपका 1.5 माइनस के, ये हो गया माइनस के 0.85, इस तरीके से। अब होता क्या है, बोहर्स ने ये एक्सपेरिमेंटल देखा कि अगर कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से, कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में, यानी n1 पर आता है, यहाँ आता है। सपोज करते हैं कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेकंड शेल से एक्साइट होकर, यानी अपना इमिट करके, एनर्जी को इमिट करके यहाँ पहुँच रहा है, या फिर वो इस थर्ड शेल से एनर्जी को इमिट करके यहाँ पहुँच रहा है, या फिर वो फोर्थ शेल से एनर्जी को इमिट करके यहाँ पहुँच रहा है, या फिर वो फिफ्थ में था और यहाँ से जंप करके फिफ्थ में गया था और फिफ्थ से वापस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, या फिर वो सिक्स से यहाँ पर आ रहा है, या कहीं से भी यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, फर्स्ट पर, अपनी ग्राउंड स्टेट पर n=1 पर आ रहा है। तो ये जो वेव्स हैं, ये जो आ रहा है, तो वो जब हमने अभी भी देखा, जब इलेक्ट्रॉन आता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक तरीके का रेडिएशन छोड़ता है, और ये जो रेडिएशन होता है, इस रेडिएशन को और इन वेव्स को क्या नाम दिया गया, इन वेव्स को बोला गया लायमन वेव्स, लायमन वेव्स। और ये क्योंकि भाई अलग अलग एनर्जी लेवल से आ रहे हैं तो सबके पास वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो इस वेवलेंथ वाली सीरीज़ को, लायमन वाली, जो सारे लायमन में आ रहे थे, इन सारी वेव्स की सीरीज़ को क्या बोला गया, लायमन सीरीज़, लायमन सीरीज़ बोला गया। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, चाहे वो सेकंड स्टेट पर हो, थर्ड में हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, इन्फिनिटी से हो, वो कहीं से भी अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में, यानी n=1 पर आ रहा है, तो वो कौन सी वेव्स शो करेगा, लायमन वेव्स। और इन लायमन वेव्स की सीरीज़ को क्या बोला जाएगा, लायमन सीरीज़। तो इस सीरीज़ को क्या बोला जाएगा, लायमन सीरीज़ बोला जाएगा। क्लियर होती है बात। इसी तरीके से लायमन सीरीज़ के बाद, अच्छा ये लायमन सीरीज़ जो होती हैं या लायमन वेव्स होती हैं, कौन से रीजन में आकर रुकती हैं, ये हमारे इस रीजन में, ये वेव्स हमें नहीं दिखती हैं, ये हमारे किस रीजन में आकर रुकती हैं, तो ये आकर रुकती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये भी आपको पता होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आकर आती हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं, जो इनविजिबल है, जो हमें नहीं दिखता। इसी तरीके से हम कहते हैं कि कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में पहुंच रहा है, फोर्थ से सेकंड में पहुंच रहा है, सपोज करते हैं फिफ्थ से सेकंड में पहुंच रहा है, या सिक्स से सेकंड में पहुंच रहा है, या सेवन से सेकंड में पहुंच रहा है, या एट से सेकंड में पहुंच रहा है, या कहीं से भी सेकंड पर पहुंच रहा है, तो ये जो आने वाली वेव्स होती हैं इनको बामर वेव्स बोला जाता है, बामर वेव्स बोला जाता है। और इन सारी वेव्स की सीरीज़ को बोला जाता है बामर सीरीज़। क्या बोला जाता है, बाल्मर, बामर बोल दो या बाल्मर सीरीज़ बोल दो, बाल्मर सीरीज़। ठीक है, और बाल्मर सीरीज़ क्या होती है, n=2 होती है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, इतनी एनर्जी पे अगर वो आ रहे हैं। अब ये जो सीरीज़ होती है बच्चों, ये वो सीरीज़ होती है, ये वो रेडिएशन होता है, अगर कोई रेडिएशन यहाँ इतनी एनर्जी पर आकर रुक रहा है
कोई रेडिएशन इतनी एनर्जी पर आकर रुक रहा है, तो इस सीरीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, ये हमारी विजिबल सीरीज़ होती है, विजिबल सीरीज़ होती है। मीन्स यहाँ से ये जो भी रेडिएशन आ रहा है ये हमें दिखता है और इसी रेडिएशन की हेल्प से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ये बामर सीरीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन आता है विच इज़ द विजिबल सीरीज़, तो ये है हमारी बामर सीरीज़। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से n=3 पर आ रहा है, यहाँ से एक्साइटेड n=3 पर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, या आगे से कहीं आ रहा है, या कहीं से भी इन्फिनिटी पर n=3 पर आ रहा है, तो इस सीरीज़ को बोला जाता है पाश्चन सीरीज़। इस सीरीज़ को क्या बोला जाता है, पाश्चन सीरीज़ बोला जाता है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, ये अल्ट्रावायलेट वेव्स आती हैं। ये बामर सीरीज़ को मैंने बताया कि कौन सी होती हैं, विजिबल सीरीज़ होती हैं। और विजिबल सीरीज़ के बाद ये जो है, ये कौन सी सीरीज़ है, हमारी पाश्चन सीरीज़ है। पाश्चन सीरीज़ जो होती हैं, इसमें ये जो रेडिएशन आता है ये कौन सा होता है, शॉर्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कौन सा होता है, ये हमारा शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में आकर रुकती हैं और ये जो रेडिएशन करती हैं वो कौन सा होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। इसी तरीके से अगर कोई रेडिएशन n=4 में आ रहा है, तो अगर वो n=4 में आ रहा है एक्साइटेड स्टेट से, अपनी ग्राउंड स्टेट कौन सी मान रहा है, n=4 मान रहा है, तो ये सीरीज़ नहीं होगी, ये लायमन थी, ये बामर थी, ये पाश्चन थी, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज़। ये कौन सी होती है, ब्रैकेट सीरीज़। अब अगर ये ब्रैकेट सीरीज़ होती है तो इसमें कौन सा रीज़न होता है, यानी कौन से तरीके की वेव्स आती हैं, तो ये शॉर्ट इंफ्रारेड रेडिएशन था, ये लॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, लॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन या लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन होता है, और यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन ही आता है। इसी तरीके से अगर कोई, हम कहें कि अगर कोई वेव्स n=5 पर आ रही है, तो अगर 5 पर आ रही है, वो कहीं से भी n=5 पर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ये थी लायमन, ये थी बामर, ये है पाश्चन, ये है ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं फुंड। पी यहाँ पर साइलेंट होता है, फुंड सीरीज़। ये कौन सी होती है, फुंड सीरीज़ होती है, और ये भी इंफ्रारेड ही होती है, इंफ्रारेड। और इसी तरीके से अगर कोई 6 पर आएगा, यहाँ आएगा 6 वाली पे, n=6 पर आएगा, तो ये जो रीजन या वेव्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, फार इंफ्रारेड। और ये जो फार इंफ्रारेड होता है, इस रीजन को बोला जाता है हम्फ्रे, यानी इस सीरीज़ को बोला जाता है हम्फ्रे सीरीज़। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि जब रेडिएशन हो रहा है और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट n=1 है, तो वो सीरीज़ जो है, वेव्स जो हैं, वो लायमन वेव्स होंगी और सीरीज़ को लायमन सीरीज़ बोला जाएगा। और इस तरीके की वेव्स, ये रीजन कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। यहाँ पर बामर होता है, यहाँ पर विजिबल रीजन होता है, ये पाश्चन होता है, शॉर्ट इंफ्रारेड, ये ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद करने का आप कन्फ्यूज़न हो जाता है, आप लोग कैसे याद करें, तो बेसिकली हम्फ्रे की तो हमें नीड पड़ती नहीं है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, LBP BP का मतलब आप इसे ऐसे याद करो, लो ब्लड प्रेशर, बहुत ईजीली याद हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, लो फॉर लायमन, B फॉर बामर, P फॉर पाश्चन, B फॉर ब्रैकेट और P फॉर फुंड, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाता है LBP BP। तो आपको ये सीरीज़ आगे पीछे गड़बड़ नहीं करेगी, LBP BP। तो इस तरीके से ये हमारा रेडिएशन का कंसेप्ट हो जाता है। और वो अगर कहे कि n=3 से n=6 से n=3 आ रहा है, तो बताइए कितने रेडिएशन के साथ आ रहा है, कितनी वेवलेंथ के साथ आ रहा है। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, 1/λ=r(z²/1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 कौन सा है, ये वाला, और n2 कौन सा है, ये वाला। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, r की वैल्यू, z की वैल्यू, सब आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं चलिए यहाँ हल्का सा बता देता हूँ कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन आता है वो पूछता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन बता दीजिए, नंबर ऑफ ट्रांजिशन या फिर वो कहता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता दीजिए। मीन्स वो कहता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है कि वो ये कहेगा कि बताइए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो बताइए कितनी जंप में आएगा। कई बार वो पूछ लेता है जंप बता दीजिए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है वो डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है वो पहले यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ आए, हो सकता है वो पहले यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ आए, तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो जंप कितनी होंगी उसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल या फिर जंप भी बोलते हैं। तो अगर वो पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है जो n=4 से n=2 में आ रहा है, तो बताइए कितनी जंप में आएगा, कितनी ट्रांजिशन में आएगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों हम लोग, बोहर्स ने दिया था
n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। मीन्स अगर वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो n2 की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 2 और इनटू ये कितना हो जाएगा 5 और 2 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वो कितनी जंप में आ जाएगा 3 जंप्स में यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 और 1 5 में से 2 गया तो यहाँ 3 बचेगा, 3 2 6 में से 2 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से 2 में आ रहा है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल जंप कितनी है 3, वो 3 जंप्स में ईजिली आ सकता है पॉसिबल जंप्स में। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा स्पेक्ट्रम कंप्लीट होता है। आप इसको देखिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।